हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में मैं जूरिस्प्रूडेंस का वन लाइनर्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, जैसे एग्जाम में आता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमें बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है ना। और उसके बाद से एक और रीज़न ये है कि पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सब्जेक्ट बहुत डीप है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने टॉपिक वाइज वन लाइनर्स बनाने की कोशिश करी है। तो मैं बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, बट ऐसा बताऊंगी इसके अंदर कि आपका एग्ज़ाम में काम हो जाए। क्योंकि अब अल्टीमेटली कम दिन बचे हो, थोड़ा टाइम हो, तो यही है ना, ज़्यादा ज्ञान ही नहीं बनना चाहिए, जो होता है उसे पढ़ लेना चाहिए जितना काम का हो। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है वो कहाँ, उसका ओरिजिन कहाँ का है। तो ध्यान रखना, ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है, जिसका जूरिस्प्रूडेंशिया, इसका मतलब स्टडी, नॉलेज और साइंस ऑफ लॉ। ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ थी, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। जहाँ पे भी बोला जाए कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो ह्यूमन और डिवाइन की बात करता है, नॉलेज ऑफ जस्ट और अनजस्ट की बात करता है, तो वहाँ पे कौन? अल्पियन। फिर सिज़ेरो की एक डेफिनेशन है, लॉ क्या है? हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। क्वेश्चन इतनी बार आया ना, तो ये क्या है? अब देखो, मैं अब डेफिनेशन नहीं समझाने लग जाऊंगी, है ना, क्योंकि वो समझाने लग गई तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना यार डेफिनेशन समझाने का। चलिए, अगला क्या है? लॉर्ड मोल्टन ने क्या कहा कि ये जो कम्युनिटी होती है ना, उनके अगर कॉमन सेंस को हम लोग क्रिस्टलाइज कर दें तो हम उसे लॉ कहते हैं। तो इसे ये क्या है? क्रिस्टलाइज्ड कॉमन सेंस ऑफ कम्युनिटी। फिर कीटोन ने क्या कहा? कीटोन ने दो चीजें कही है कि जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ का। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। और एक और चीज़ बोला कि हम एक डेफिनेशन नहीं दे सकते स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में, हम मतलब स्ट्रेट जैकेट फॉर्म में हम उसे नहीं डाल सकते हैं। फिर जहाँ पे भी कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन, वहाँ पे ऑस्टिन को अपने आप ऑटोमेटिकली समझ लीजिए, क्योंकि देखो ऑस्टिन का क्या कहना है कि जो लॉ होता है उसे एक सॉवरीन बनाता है। सॉवरीन है ना, जो हेड होगा कंट्री का, उसके पास पावर होगी, वो लॉ बनाएगा। तो मतलब वो कमांड देता है ना, उसके कमांड को हमें फॉलो करना होता है, और नहीं फॉलो करते तो क्या होता है? सैंक्शन, मतलब क्या होती है? पनिशमेंट होती है। फिर एक और चीज़ बताए कि लॉ क्या है? ये एक इंटेलिजेंट बीइंग जब बाकी इंटेलिजेंट बीइंग के ऊपर अपना पावर दिखा रहा होता है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट कर करके बोला गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑस्टिन ने एक और चीज़ बोली कि ये क्या है? फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो जहाँ पे पॉजिटिव लॉ आता है ना, वहाँ पे ऑस्टिन, बेंथम, इन लोग का नाम आप ध्यान रखना। आई होप आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, कि मैं भी बहुत अलग ही इसमें कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोग के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेलमन ने कुछ बातें कही हैं। सेलमन ने क्या बातें कही हैं कि लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाई बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये प्रिंसिपल्स ध्यान, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ध्यान रख लेना, ठीक है। और उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ बोले कि ऑल लॉज इजंट प्रोड्यूस्ड बाय लॉज एंड ऑल लॉज डू नॉट प्रोड्यूस लॉ। मतलब गोल गोल बात है, तो सेलमन ने कही है, ठीक है। फिर एक और चीज़ बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिविल लॉ और फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, किसने बोला है? सेलमन ने बोला है। फिर सीके एलन ने क्या बोला है? साइंटिफिक सिंथेसिस बोला है। किसका साइंटिफिक सिंथेसिस? जो भी लॉ के एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं। जूलियस स्टोन ने क्या बोला है? जूलियस स्टोन ने बोला है लॉयर्स एक्सट्रोवर्शन। फिर जूलियस स्टोन ने एक और चीज़ बोली है, अब इसका कंटेक्स्ट मत समझो, बस ये समझ जाओ, यहाँ पे बात करिए इलेजिटिमेसी, है ना, प्रोजेनी, इन सब की बात करिए। वे आर इन्वाइटेड टू फॉरगेट द इलेजिटिमेसी ऑफ एंसेस्ट्री इन एडमायरेशन ऑफ द प्योर ब्लड ऑफ द प्रोजेनी। तो जहाँ पे भी वो समझ जाना जूलियस स्टोन है। फिर GW पैटर्न, देखो इतना कोई समझने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस ने बोला, आप टिक कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा जहाँ पे MCQs है, करेक्ट। और GW पैटर्न ने क्या बोला कि ये एक कंट्री का हम लोग लॉ नहीं पढ़ते जूरिस्प्रूडेंस में, बट जनरल नोशन पढ़ते हैं। और आर्नोल्ड ने क्या बोला कि जूरिस्प्रूडेंस का शाइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड गवर्न्ड बाय रीजन। बस इतना ध्यान रखना, शाइनिंग बट अनफुलफिल्ड ड्रीम। लॉर्ड रेडक्लिफ ने क्या बोला? ये बोला कि जो जूरिस्प्रूडेंस हिस्ट्री का पार्ट है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सोशियोलॉजी, इथिक्स, फिलोसफी, इन सब का पार्ट है। वहीं पे अभी जब आप आगे हेंस केल्सन का पढ़ोगे ना, तो केल्सन क्या बोलता है? केल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था, अभी आप आगे पढ़ोगे, है ना, लिखा हुआ है मैंने, इसके अंदर है। तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था, तो उसमें ये बोला था कि जो लॉ है हमें उसे सब चीज़ों से हटा के पढ़ना चाहिए, मतलब इसमें से हिस्ट्री, फिलोसफी, एथिक्स, ये सब हटा देना चाहिए और लॉ को प्योरली लॉ पढ़ना चाहिए। फिर डायस ने क्या कहा? डायस ने कहा कि ब्रिंग थ्योरी एंड लाइफ इनटू फोकस। ये किसने कहा? डायस ने कहा। फिर जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ, ये किसने कहा? लास्की ने कहा।
और फिर और जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डेमोस्थेनिस ने बोला था, गिफ्ट ऑफ गॉड एंड डिसीजन ऑफ सेजेस। इसको देखो ऐसे याद कर सकते हो कि गॉड तो डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन में कहीं गॉड तो आपको मिलना मुश्किल है ना, तो एक ही डेफिनेशन है, द गिफ्ट ऑफ गॉड और डिसीजन ऑफ सेजेस। अब देखो गॉड में कह रहे बट नाम में डीमन है, डेमोस्थेनिस। बेकार लॉजिक होगा लेकिन जिसको समझ आ जाए उसके लिए ठीक है ना। ब्रेन रॉट लॉजिक दे रही हूँ, लेकिन अब जिसको समझ आ जाए समझ जाना। देखो नंबर लाने से मतलब है, जैसे भी लेके आओ, है ना, क्योंकि वो जूरिस्प्रूडेंस मैंने देखा है, मैंने बड़े एग्जाम दिए और मैंने देखा है, और मैंने और भी लोगों को देखा है। बहुत ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस डीप में पढ़ के होता नहीं है, जिसको डेफिनेशन सब चीज़ें आता है उस ठीक है। अब एकदम ही कुछ बेकार हो जाए तब तो वो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये तो बाकी आप पढ़िए जितना हो पाए। चलिए अगला हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ। तो लॉ के क्या सोर्सेज है, तो यहाँ पे सैलमन ने बोला फॉर्मल सोर्स है, मटेरियल सोर्स है ना। अब मटेरियल सोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है, मटेरियल सोर्स के अंदर हमारा हिस्टोरिकल सोर्स आएगा, लीगल सोर्स आएगा, लीगल सोर्स के अंदर हमारा लेजिस्लेशन होता है, प्रेसिडेंट होता है, कस्टम होता है। अच्छा यहाँ पे एक हम लोगों के पास प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक मैगजीम है, इसे ध्यान रखना, स्टेयर डिसीजेस एट नॉन क्योटा मूवेयर। इसका मतलब क्या है, टू स्टैंड बाय द डिसीजन एंड नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब। तो स्टेयर डिसीजेस है मतलब जो पुराना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो पहले डिसीजन लिए गए हैं उसे फॉलो करना और फालतू में से डिस्टर्ब नहीं करना, टू स्टैंड बाय द डिसीजंस एंड नॉट डिस्टर्ब द अनडिस्टर्ब्ड। फिर एक कस्टम को लॉ होने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ये पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से कस्टम का क्वेश्चन बनता है। तो वो रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग लॉ के साथ कन्फर्मेशन में होना चाहिए। लीगल कस्टम की बात करें तो अब कस्टम भी हमारे कुछ तरीके के हैं, लीगल कस्टम और कन्वेंशनल कस्टम। तो कन्वेंशनल कस्टम तो अग्रीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें, इसे बहुत डीप में नहीं जानना। एक होता है लीगल कस्टम, इसमें एक मैगजीम है, दे हैव द फोर्स ऑफ ए लॉ प्रायर विगर। मतलब लीगल कस्टम वो, जैसे हम देखें कस्टम को लॉ होने के लिए रीजनेबल होना चाहिए, सर्टेनिटी, कंटिन्यूटी, ये सब होना चाहिए। बट लीगल कस्टम जो है वो इंडिपेंडेंटली लॉ है, मतलब खुद से ही वो लॉ है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी की वैलिडेशन चाहिए कुछ, वो खुद में ही लॉ है। फिर नेचुरल लॉ के बारे में बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्कूल्स की बात करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जूरिस्प्रूडेंस में जो थॉट प्रोसेस है ना जूरिस्ट का, उनको क्या किया गया, स्कूल में बांटा गया है। स्कूल में क्यों बांटा गया, इन लोग को नहीं पता था कि ये लोग स्कूल के हैं उस स्कूल के हैं। हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए, जैसे हम मतलब हम लोग को पढ़ने में समझने में आसानी हो, मैंने नहीं बुक वालों ने भी, कहीं आप समझ रहे हो कि मैंने, ऑब्वियसली नहीं, मतलब आप एग्जाम दिन जा रहे आप ऐसे क्यों समझोगे, मतलब मैं बता रही हूँ। तो ऐसे करके स्कूल्स बनाए हैं। तो जैसे हमारे पास नेचुरल स्कूल है, पॉजिटिव स्कूल है ना, सोशलॉजिकल स्कूल है, हिस्टोरिकल स्कूल है। तो हम इन सारे स्कूल्स को पढ़ने वाले। एक और बात ध्यान रखना, जो जूरिस्ट होंगे ना वो मे भी हो सकता है नेचुरल स्कूल का हो, बट उसकी जो बातें होंगी वो सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले से मैच खा रही हूँ। आप बात को समझ रहे हो, हम ऐसे कोई लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि इन जूरिस्टों को थोड़ी पता था, जो जूरिस्ट लोग थे उन लोगों को थोड़ी पता था कि हम इस स्कूल के अंडर है। वो तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बांटा है। तो मे भी हो सकता है कि इन नेचुरल स्कूल वालों का जो थॉट प्रोसेस है हमें सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले जूरिस्ट में दिख सकता है ना। तो ये सब चीज़ें होंगी, बट ये इतना समझने का काम नहीं है, हमारा काम है देखना जो पेपर में आता है। तो जो नेचुरल लॉ है, अगर हम लोग नेचुरल लॉ की बात करें, हम लोग यहाँ पे नेचुरल लॉ शुरू कर रहे हैं। तो नेचुरल लॉ जो है, ये लोग थोड़ा जो है, ये लोग थोड़ा डिविनिटी पे मानते थे। ये लोग ये मानते थे कि मतलब ये लोग डिविनिटी, लॉ ऑफ गॉड, इन सब चीज़ों में मानते थे। ये लोग मानते हैं कि जो नेचुरल लॉ है ना वो ए प्रायरी प्रपोजिशन पे बेस्ड है। ए प्रायरी प्रपोजिशन मतलब क्या होता है, ए प्रायरी प्रपोजिशन मतलब आप उस चीज़ को ट्रू मान रहे हो, मतलब आपको कोई एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सत्य ही होती हैं। थोड़ी इनकी बातें थोड़ी हाई फाई होंगी, है ना, क्योंकि नेचुरल लॉ स्कूल वाले हैं, बहुत रीजनिंग और इन सब पे बेस्ड होगा। फिर एक है हमारे पास सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है, इनका ये मानना है, इन्होंने ये बताया कि हम क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू लर्न करते हैं, रीजनिंग और लॉजिक के थ्रू अपनी थ्योरी निकालते हैं, उसमें गलती ढूंढते हैं, फिर अपनी मतलब थ्योरी को सही करते हैं। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स किसने दिया, प्लेटो ने दिया। प्लेटो ने कौन कौन सी बुक लिखी, एक बात बता देती हूँ, जब आप ये बुक लिखोगे, देखो मैं आपको बहुत डिटेल में तो ये नहीं मतलब बताऊँगी, आप एक बात ध्यान रखना कि जो नेचुरल लॉ स्कूल को भी
हिस्सों में बांटा गया है। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला, इससे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते इससे, बट फिर भी मैंने डाला है। और आप एक काम करना, किसने कौन सी बुक लिखी ना, उसका आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं। वन लाइनर्स बनाना तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है अलग से लिस्ट बनाना तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे प्लेटो ने क्या क्या लिखा, द रिपब्लिक, ये इसी पे क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, बट कुछ और पूछ लिया तो द सिम्पोजियम, अपॉलजी, ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस। ठीक है। फिर एरिस्टोटल ने टेलियोलॉजी के बारे में बताया, प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। एरिस्टोटल ने क्या क्या लिखा था, पॉलिटिक्स और एथिक्स। फिर स्टोइसिज्म किसने दिया, ज़ीनो ने दिया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि लॉ को इन्होंने 4 स्टेजेस में बांट दिया था। थॉमस एक्विनास की बात करें तो, या ऑल्दो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इससे मैंने लिखा नहीं है, बट इधर लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ और ह्यूमन लॉज ऐसे बांट दिया गया। फिर थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। थॉमस हॉब्स ने इसमें मानते थे कि जो सोवरीन है उनके पास पूरी अथॉरिटी रहनी चाहिए। आप लोगों ने अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ा होगा तो इंडिविजुअल स्टेट के बीच का रिलेशन अगर देखें तो थॉमस हॉब्स का ये मानना था कि जो स्टेट है, मतलब जो सारी अथॉरिटी है वो सोवरीन के पास होनी चाहिए, है ना। वो अब्सोल्यूटिज्म में मानते थे, देयर इज अ टर्म अब्सोल्यूटिज्म, है ना। जो सारी पावर है किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए। अब्सोल्यूटिज्म में मानते थे और उनका काम था डीसीवे, लिवियाथान, बेहेमोथ। और जॉन लॉक थे अपोजिट थे। जॉन लॉक का ये कहना था कि वो इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते थे, है ना। उसके उनका मतलब मानना ये था कि सारी अथॉरिटी जो है वो सॉवरीन की नहीं होनी चाहिए, लोगों की होनी चाहिए। फिर रोसो जो थे उन्होंने हमें क्या दिया, उन्होंने ये बताया कि थ्योरी ऑफ जनरल विल दिया। ये पूछा जा सकता है, थ्योरी ऑफ जनरल विल तो किसने दिया, रूसो ने दिया। तो इनका ये मानना है कि मतलब ये थोड़ा एक जैसे उन लोग का एकदम एक्सट्रीम था, तो एक्सट्रीम नहीं है। तो स्टेट के बीच में और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशन कैसा है, जनरल विल, है ना। लोग जो है, लोग का जनरल विल है, जनरल विल को फॉलो करना चाहिए। उनका मतलब ये था कि जो कम्युनिटी का विल है ना उसे देखना चाहिए, ना इंडिविजुअल ना स्टेट, है ना। जनरल विल की बात करी। इनका काम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन, डिस्कोर्सन, इक्वालिटी। फिर बैंथम ने नेचुरल लॉ को देखो कितना बेइज्जत किया, क्या बोला, सिंपल नॉनसेंस। फिर उसके सिंपल नॉनसेंस बोला, नेचुरल एंड इम्पर्सपेक्टिबल राइट्स बोला, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स बोला। ये ज़्यादा पूछा जाता है, क्या बोला जाता है, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स, है ना। तो ये बोला। नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स का मतलब क्या, मैं ये बता देती हूँ। मतलब बेंथम का कहना है कि कोई चीज़ एकदम बेसलेस है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन तुम उसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे कितनी बड़ी बात हो। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, मेले वगैरह, मुझे आता है, मैं जहाँ पे रहती थी मैंने एक जगह देखा था, मैं बहुत छोटी थी तो वहाँ पे क्या करते थे ना, एक आदमी आता था, वो क्या करता था, कुछ लकड़ी वगैरह रहता था उस पर वो खड़ा होता था, है ना। और मतलब क्या कर, वो दिखती नहीं थी लकड़ी, है ना, पूरी प्रॉपर, है ना। और बहुत बड़े कपड़े पहनता तो ऐसा लगता था कि वो इतना लंबा है। तो वो क्या है, नॉनसेंस अपन स्टिल्स, बेस कुछ नहीं है, लेकिन तुम ऐसा प्रेजेंट कर, मतलब वो आदमी है लंबा नहीं, है ना, वो आदमी छोटा ही होगा, मे बी उसकी हाइट इतनी ही होगी, लेकिन आप फालतू की ये स्टिल्स लगा के उसे आप लंबा दिखा रहे हो। तो ये है नॉनसेंस अपन स्टिल्स का मतलब। उसके बाद नेचुरल लॉ विथ अ वेरिएबल कंटेंट, ये किसने दिया है, ये रुडोल्फ स्टेमलर ने दिया है। फिर रुडोल्फ स्टेमलर ने एक और चीज़ बोली, क्या बोला कि इन्होंने बोला कि टेक्निकल लीगल साइंस और थ्योरेटिकल लीगल साइंस बताई, है ना। एक होती है जिसे हम अप्लाई करते हैं और एक होती है प्रिंसिपल्स के बारे में, एक होता है जो हम एक्चुअली अप्लाई करते हैं और एक जिसमें प्रिंसिपल की बात होती है। और क्या बताया, बोला कि ये स्पीशीज ऑफ विल है, अदर्स रिगार्डिंग है, सेल्फ अथॉरिटेटिव है और इनवायलेबल है, ये बताया। उसका 2 प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पेक्ट और 2 प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टिसिपेशन, ये किसने दिया, रुडोल्फ स्टेमलर ने दिया, है ना। ये सब मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट है ना सब एक जगह आपके लिए कर दिया है ना, कि आपको पूरा पढ़ना ना पड़े। देखो एक एक को समझ पाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जॉन रॉल्स की बात करते हैं। तो जॉन रॉल्स ने क्या कहते हैं, क्या क्या किया, तो थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। और इन्होंने मतलब जॉन रॉल्स का मैं थोड़ा सा थ्योरी समझाती हूँ। उन्होंने बताया ना कि लॉ उसे बनाना चाहिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो लॉ किसी एक ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जिसके मतलब वो उसे अपना जेंडर वगैरह कुछ पता ही ना हो, जेंडर, रेस, कास्ट कुछ पता ना हो, और एकदम इम्पार्शियल होकर बनाए। तो उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, इन सब का कंसेप्ट दिया था। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया था और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या था, इक्वल राइट एंड लिबर्टी। और सेकंड प्रिंसिपल जस्टिस क्या था, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी दिया था। उसके बाद जेरेमी हॉल ने हमें क्या दिया, जेरेमी हॉल ने हमें इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस दिया था। कोई पूछेगा इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस,
जूरिस्प्रूडेंस कोई नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपके आएगा इंटीग्रेटिव जूरिस्प्रूडेंस, तो वहाँ पे जेरेमी हॉल का नाम याद रखना है। फिर ह्यूगो ग्रोशियस, ह्यूगो ग्रोशियस पापा ही पापा है। कैसे पापा है वो? फिलोसफिकल स्कूल के पापा है, इंटरनेशनल लॉ के पापा है वो, है ना, उन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। उसका फंक्शनल नेचुरल लॉ, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने फंक्शनल नेचुरल लॉ दिया। इनका काम क्या है? ऑन डी जरे बेली एक्पेकिस, मतलब ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस इनका बुक है। फिर इमैनुअल कांट ने हमें क्या दिया? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दिया, डिओंटोलॉजिकल एथिक्स दिया, है ना। जहाँ पूछे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, तो यहाँ पे आपको किसका नाम रखना है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव और डिओंटोलॉजिकल एथिक्स। अब इसे समझाने लग जाऊँगी बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से नहीं समझा रही, मैं देख रही हूँ मैं हर जगह समझाने लग जा रही हूँ, है ना। तो ये किसने दिया? इमैनुअल कांट ने दिया। और इनका काम क्या है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। फिर एक आप कंसेप्ट पढ़ोगे जहाँ डायलेक्टिकल मेथड, वो किसने दिया है? डायलेक्टिकल मेथड, वहाँ पे थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, ये हीगल ने दिया है। और फिर फिक्टे और हीगल, मतलब ये तो सेम सी बात है, इसमें इतना नहीं ध्यान देना। और फिर अब हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव स्कूल की बात करते हैं। पॉजिटिव स्कूल के बहुत नाम है। इस स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है, इस स्कूल को ऑस्टेनियन स्कूल भी कहा जाता है ना। इस स्कूल को इंग्लिश स्कूल भी कहा जाता है। तो इनका ये मानना था ना, इनका ये मानना है कि जो लॉ होता है ना वो सॉवरीन देता है, जो सॉवरीन बोलता है, सॉवरीन का जो कमांड होता है वही लॉ होता है। ये इन सब बाकी चीज़ों में नहीं मानते थे, जो सॉवरीन ने बोला है वही है और उसे हमें फॉलो करना होता है। नहीं फॉलो करते तो क्या होता है? उसके पीछे सैंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन स्कूल क्यों कहा जाता था? क्योंकि ऑस्टिन जो थे मेन प्रोपोनेंट थे, फाउंडर थे इस स्कूल के। पॉजिटिव स्कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है। पॉजिटिविज्म जो वर्ड था किसने कॉइन किया था? ऑगस्ट कॉम्पटन ने कॉइन किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। और इम्पेरेटिव स्कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉज क्या होते हैं? लॉज इनके हिसाब से कमांड्स होते हैं, तो कमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव। तो कमांड थ्योरी, ये हमारा ऑस्टिन के हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक मैं आपको पूरा जो है ऑस्टिन के बारे में बताने वाली हूँ। तो जहाँ पे भी कमांड, सॉवरिंग, सैंक्शन साथ में, मैंने उसका मतलब पहले ही बताया, इसका मतलब क्या है? ऑस्टिन, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को दो हिस्सों में बांटा, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। और इन्होंने बताया कि फिर उन्होंने लॉज प्रॉपरली सो कॉल्ड बताया और लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड के बारे में बताया। फिर लॉ की यहाँ पे डेफिनेशन दी कि लॉ क्या होता है? ये गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बीइंग, ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया था, बाय एन इंटेलिजेंट बीइंग हैविंग पावर ओवर हिम, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और फिर इसका लॉ मैंने आपको बताया कि इन्होंने दो कैटेगरी में बांटे। लॉ एक होता है लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड और लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड। मतलब स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड कौन से होते हैं? जिसे किसी पॉलिटिकल सुपीरियर ने बनाया जिस लॉ को। बाकी लॉज नॉट स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड वो लॉ होते हैं जो कि उनके पीछे किसी तरीके का सैंक्शन नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं होती है, कोई कमांड नहीं है। फिर लॉज नॉट प्रॉपरली सो कॉल्ड को उन्होंने लॉज बाय एनालॉजी और लॉज बाय मेटाफर भी कहा है। जैसे क्लब के लॉज हो गए, आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं वहाँ का कोई नियम हो गया, ड्रेस कोड है, तो ये सब क्या है? ये लॉज नॉट प्रॉपरली सो कॉल्ड है। और फिर पॉजिटिव मोरालिटी और पॉजिटिव लॉ के बीच में डिफरेंस बताया, है ना। ये सिर्फ लॉ को मानते थे, क्या ये मोरालिटी इन सब में नहीं इतना इनका वो था। फिर उन्होंने, इनका काम क्या था? एक तो था प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, ठीक है। तो ये इनका काम था। अब हम बात करेंगे बेंथम की। बेंथम पहले पर्सन थे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ टर्म को यूज़ किया और इनका काम क्या है? लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। अब कंफ्यूज मत हो जाना, बेंथम का काम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड और ऑस्टिन का है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड। तो देखो मैंने कैसे याद किया था, मैं आपको बताती हूँ। जो बेंथम की चीज़ों को फॉलो किया ऑस्टिन ने, तो बेंथम पहले आए थे, उसके बाद ऑस्टिन आए थे, है ना। अगर थोड़ा हाँ, मतलब वैसे बोलूँ लेमैन की लैंग्वेज में या समझने वाले एक स्टूडेंट की लैंग्वेज में बोलूँ, नॉट इन अ कैपेसिटी ऑफ एजुकेटर, तो ऑस्टिन को चेला कहा जाता था बेंथम का। तो देखो बेंथम पहले आए थे, तो बेंथम ने क्या किया था? पहले ही लिमिट्स सेट कर दी थी। इस वजह से जिस बुक में लिमिट आए तो वो कौन है? बेंथम। ऑस्टिन ने लिमिट नहीं सेट करी थी, बेंथम ने लिमिट सेट करी थी, जिसको ऑस्टिन ने फॉलो किया। पता नहीं आप लोग को लॉजिक समझ आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसे याद किया था क्योंकि बेंथम पहले आए थे तो उन्होंने लिमिट सेट कर दी थी, तो ऑस्टिन ने उसे फॉलो किया था। इस वजह से जिस बुक में लिमिट्स यहाँ पे लिखा है ना, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, तो ये बेंथम है क्योंकि बेंथम पहले आए थे और वो ऑस्टिन है। इससे आपको एक और चीज़ पता चल गई, पता है क्या? कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जूरिस्ट को क्रोनोलॉजी में मतलब अरेंज करो, कौन कब पैदा हुआ। देखो अब हम भाई, अब सबको तो सबका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहेगा, है ना।
तो यहाँ पे आप अब आपको ये पता रहेगा कि चलो बेंथम पहले आते हैं, अगर बेंथम और ऑस्टिन दिखेंगे तब आप वो क्वेश्चन कर पाएँगे। उसके बाद फिर उन्होंने बेंथम ने और चीज़ लिखी, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लॉज इन जनरल, और नेचुरल लॉ को क्या बोला, नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को सेंसोरियल और एक्सपोजिटरी ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा, और इन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी के प्रोपाउंडर हैं। मैक्सिमम प्लेजर टू द मोस्ट, प्लेजर और पेन थ्योरी दिया था। फिर उन्होंने कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स दिए थे। प्लेजर पेन थ्योरी का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताऊं? मतलब लॉ जो है हम उसे कैसे जज करेंगे सही है या नहीं, उससे कितना प्लेजर मिल रहा है, उससे कितना पेन हो रहा है। उसके बाद हम लोग के पास कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स भी बेंथम ने दिया, ठीक है। उसके बाद हेडोनिज्म, हेडोनिज्म भी वही है कि वही प्लेजर और पेन वाली बात है। फिर सॉवरीन, अच्छा सॉवरीन की डेफिनेशन क्या दी, सॉवरीन की डेफिनेशन दी थी, एनी पर्सन और असेंबलेज ऑफ पर्सन टू हुज विल अ होल पॉलिटिकल कम्युनिटी आर सपोज टू बी इन डिस्पोजिशन टू पे ओबीडियंस एंड डेट इन प्रेफरेंस टू द विल ऑफ एनी अदर पर्सन। तो जैसे ऑस्टिन ने डेफिनेशन नहीं थी, इंटेलिजेंट बीइंग बाकी इंटेलिजेंट बीइंग को ऊपर अपनी अथॉरिटी दिखा रहा है, वैसी सी डेफिनेशन है, बट यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे असेंबलेज ऑफ पर्सन है ना, सपोज टू बी इन डिस्पोजिशन टू पे ओबीडियंस, ऐसे वर्ड्स यूज किए है ना। अच्छा एक और बात बेंथम ने बोली है कि लॉ और मोरल्स के सेंटर सेम है, बट उन लोगों का सरकमफेरेंस सेम नहीं है ना। तो बड़ी मतलब बेंथम थोड़ी बातें ऐसे करते थे। फिर लेजिस्फेयर का कंसेप्ट दिया है ना, और ये मैंने आपको बता ही दिया, असेंबलेज ऑफ, अच्छा और क्या लॉ को क्या बोला, असेंबलेज ऑफ साइंस, डिक्लेरेटिव ऑफ वोल्यूशन, कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय द सॉवरेन इन स्टेट। किसने बताया, जेरेमी बेंथम ने बताया। फिर हम लोगों का HLA हार्ट आते हैं। HLA हार्ट हमें क्या बताते हैं, मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ देते हैं, ठीक है, HLA हार्ट। उसके बाद उन्होंने लॉस को 2 हिस्सों में बांटा, प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल, है ना। ध्यान रखना मिनिमम कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ लिखा है, वेरिएबल कंटेंट ऑफ नेचुरल लॉ से मत कंफ्यूज होना, क्या लिखा है वो वहाँ पे स्टेमुलर आएंगे, ये क्या है मिनिमम कंटेंट है। तो मिनिमम कौन, हार्ट, नाम भी बहुत मिनिमम सा है, हार्ट की रिक्वायरमेंट मिनिमम ही होती है ना। आप अगर याद करो तो ऐसे याद कर सकते हो। अब आप सोचिए नॉर्मल इंसान का हार्ट है, दिल की रिक्वायरमेंट छोटी छोटी चीज़ों में दिल खुश हो जाता है ना, तो हार्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम। मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत बोलने वाले, इतना घटिया लॉजिक दे के मैं याद करा रही हूँ, बट याद हो जाए ना वो इम्पॉर्टेंट है ना। घटिया लग के भी अगर आपको याद हो रहा है ना, आई एम डन इन माई पर्पस। चलिए, तो इन्होंने जो बताया कि जो लॉ है प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स में होते हैं। प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं, वो हमारी ड्यूटीज़ बताते हैं, है ना, और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं, मतलब हम कैसे उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, कैसे उसे चेंज मतलब उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो पावर देता है सेकेंडरी रूल, पावर कन्फरिंग रूल उसे बोलते हैं, है ना। तो हम लॉ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगला है हार्ट ने एक और चीज़ बोली कि जहाँ पे लॉ है वहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट जो होता है वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है और नॉन ऑप्शनल हो जाता है। फिर एक हार्ट फुलर डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो पूछते हैं हार्ट फुलर डिबेट किस चीज़ के रिगार्डिंग हुई थी, तो वो हुई थी मोरालिटी के रिगार्डिंग, और फुलर जो थे मोरालिटी में ज़्यादा मानते थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनर मोरालिटी ऑफ लॉ। इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, और ये फुलर की हम बातें करते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हार्ट फुलर की बात हो गई, तो फुलर की थोड़ी सी बात जान लेते हैं। तो फुलर ना बहुत मोरल पर्सन थे, है ना। उनका ये मानना था कि लोग लॉ की फॉलो करते हैं क्योंकि उन लोग के अंदर एक इनर मोरालिटी होती है, अंदर से वो चीज़ होती है तब वो फॉलो करते हैं, अंदर से होती है, समझ रहे हो ना बात को, कि अंदर से आता है। तो फुलर का ये कहना था कि वो क्या, वो अंदर से आता है। इनका प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी उन्होंने बताया, मोरालिटी ऑफ लॉ, ये सब उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक लॉ को अच्छा होने के लिए उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स बताए। वो 8 प्रिंसिपल क्या, जनरल होने चाहिए, प्रमलगेशन, है ना, और उसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ मैंने आज पास किया लेकिन उसका वो लागू पिछली डेट से हो रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर क्या कहते हैं कि जो मैंने रूल अनाउंस किया और जो एक्चुअली में प्रैक्टिस हो रहे हैं उनके बीच वो सेम होने चाहिए, उनके बीच कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, बार बार चेंजेस नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसे इम्पॉसिबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लॉज जो कि इम्पॉसिबल चीज़ों की बात कर रहा है। फिर हमारा हार्ट डेवलिन डिबेट भी है। हार्ट डेवलिन डिबेट, देखो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, मुझे उसके लिए माफ़ करना, एग्ज़ाम आ रहा था, मुझे लगा पता नहीं वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं, इस वजह से मैंने बनाया, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग हार्ट डेवलिन डिबेट देखते हैं। हार्ट डेवलिन डिबेट जो है वो हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हार्ट का जो था बहुत ही प्रोग्रेसिव अप्रोच था होमोसेक्सुअलिटी के टुवर्ड्स। वोल्फेंडन रिपोर्ट आई
उस रिपोर्ट के बाद से क्या किया कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया गया था ब्रिटेन में। अब डॉर्किन की बात करते हैं। तो डॉर्किन का क्या कहना है कि जो लीगल सिस्टम है सर्टेन सॉलिड प्रिंसिपल से बेस्ड होना चाहिए, कुछ सॉलिड होना चाहिए, समझ रहे हो ना, सॉलिड। अब हेंस कैंसल, मैंने पहले बताया था ना, हेंस कैंसल ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ दिया था, मतलब उसे पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, सोसाइटी, इन सबसे अलग करके लॉ को पढ़ना। फिर हायरार्की ऑफ नॉर्म्स और डिसाइकोलॉजाइज्ड कमांड ऑफ लॉ दिया। हायरार्की ऑफ नॉर्म्स क्या, उनका ये मानना है ना हेंस कैल्सन का कि ग्रैंड नॉर्म होता है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबसे ऊपर होता है, बाकी लॉज जो होते हैं ना उसके नीचे होते हैं, और बाकी लॉज वो लॉ बनने के लिए क्या करते हैं, ग्रैंड नॉर्म से वैलिडिटी लेते हैं। जैसे हमारे ग्रैंड नॉर्म है, हम जितने भी एक्ट्स पास करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पास किया तो इसको वैलिडिटी कहाँ से मिलती है, ग्रैंड नॉर्म से मिलती है। तो ये हमारा हायरार्की ऑफ नॉर्म्स की बात होती है। फिर यहाँ पे एक मैक्सिमम ऊबी सोसाइटस ईबी लेक्स, जहाँ पे सोसाइटी वहाँ पे लॉ होगा ही। फिर पोलोक की डेफिनेशन देखते हैं। पोलोक ने क्या कहा, अब हम यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल में आ चुके हैं, ठीक है। तो पोलोक ने क्या कहा, पोलोक ने बोला कि हिस्टोरिकल मेथड कुछ ही नहीं है, बल्कि हम लोग ये डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन है, जो कि हम ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज़ पे लगा रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन। फिर मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि जो लॉ है वो क्लाइमेट का रिजल्ट है, लोकल सिचुएशन, एक्सीडेंट और इम्पोस्चर, इन सब चीज़ों की वजह से लॉ आता है। जैसे यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा एक्वाई बढ़ा हुआ है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन, तो यहाँ पे जो लॉ आएगा वो क्लाइमेट का ही रिजल्ट होगा ना। तो मॉन्टेस्क्यू। और फिर हेनरी मैन ने कहा था, देखो अब ये भी ध्यान रखना, जब एक कोई किसी को तारीफ कर देते हैं ना, एक जज दूसरे जज को सम्मानित कर देते हैं, तो हमारी सरदर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें याद करना पड़ जाता है। तो हेनरी मैन ने कहा कि ये पहले जूरिस्ट हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल मेथड को फॉलो किया था। इनका फेमस काम क्या है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसके बाद अगला है हमारा फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। और अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सेविग्नी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेविग्नी का ये क्या है, ये भी पापा है, लेकिन एक ही चीज़ के पापा है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, इनका एक ही बेटा है। इसके बाद उन्होंने वॉल्जिस्ट थ्योरी दिया था। वॉल्जिस्ट मतलब पॉपुलर स्पिरिट ऑफ पीपल है, कॉमन कॉन्शियसनेस। मतलब इनका कहना है कि जो लॉ है वो कैसे बनता है, लॉ जो होता है, जो सब लोग कहते हैं ना, मेजोरिटी लोग जो कहते हैं वही हमारा लॉ होता है ना। तो जो लोगों का जो कहना था है ना, स्पिरिट ऑफ पीपल जो लोग कहते हैं। क्रिटिसिज्म भी बहुत है, लेकिन हम क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें पेपर से मतलब है। फिर इन्होंने एक और चीज़ बताई, इन्होंने बताया कि जो लॉ है वो लोगों के साथ ग्रो करता है, और लोगों के साथ वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है, और जब नेशन अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है तो वो भी मर जाता है ना। तो लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ ऑफ द पीपल, स्ट्रेंथन्स विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल, एंड डाइज अवे एज द नेशन लूजेज इट्स इंडिविजुअलिटी। फिर डॉक्टर एलन ने इनको क्या कहा, डॉक्टर एलन ने देखो सम्मानित किया। डॉक्टर एलन ने क्या कहना, डार्विनियन बिफोर डार्विन। पता है मैंने CUT-PG का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मुझसे बोला गया था कि किसको डार्विनियन बिफोर डार्विन बोला गया था। तो वहाँ पे मैंने लकीली पढ़ लिया था, तो कार्ल वॉन सेविग्नी थे, है ना। अब मुझे लग रहा है अभी पूछेंगे किसने कहा था, क्योंकि अब तो ये तो पूछ लिया, तो अभी पूछेंगे किसने कहा था, तो डॉक्टर एलन ने कहा था। और फिर क्या कहते हैं कि जो लॉ है वो क्या, आर्टिफिशियल लाइफलेस मैकेनिकल डिवाइस है। फिर लॉ के नेशनल कैरेक्टर के बारे में बात करी, कोडिफिकेशन को फेवर नहीं करते थे, है ना, बल्कि ये बोलते थे कि ये एक ऑर्गेनिक प्रोग्रेसिव साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ उसके बाद होनी चाहिए, मतलब ये पूरा पढ़ के फिर होना चाहिए। और फिर बोला कि जो स्टार्टिंग में जो लॉ का डेवलपमेंट था वो स्पॉन्टेनियस था, बाद में उसे जूरिस ने डेवलप किया। इनका बुक है ऑन द वोकेशन वॉर्म वेरफ, नाम से पता देखो, कार्ल वॉन सेविग्नी, व्यू एंड वॉर्म वेरफ, तो आपको नाम याद हो जाएगा इनकी बुक का। तो अब सेविग्नी के चेले कौन थे, पुख्ता, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइपल लिखा है, एक ही बात है। तो इनका मानना है कि जो लॉ, यहाँ पे इन्होंने कॉजा इंस्ट्रूमेंटलिस और कॉजा प्रिंसिपलिस दिया था, और ये बताया कि जो जनरल और इंडिविजुअल विल के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है तो उससे हमारा लॉ बनता है। फिर सोशल, अब हम बात करेंगे हेनरी मेन की। किसकी बात करेंगे, हेनरी मेन। हेनरी मेन को सोशल डार्विनिस्ट कहा जाता है। अब डार्विनियन बिफोर डार्विन ध्यान रखना है ना, और सोशल डार्विनिस्ट, तो कंफ्यूज मत होना, सेविग्नी या डार्विनियस बिफोर मतलब डार्विनियन बिफोर डार्विन। और सोशल डार्विनिस्ट कौन है हमारे, हेनरी मेन।
तो इनका ये मानना है ना कि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है उनका ये मानना है ना कि सोसाइटीज़ एक स्टैटिक सोसाइटी होती है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। तो जो स्टैटिक सोसाइटी होती है ना वहाँ पे लोगों का जॉब प्रोफेशन कैसे होता है, वो पेटर फैमिलियाज से चलता है। पेटर फैमिलियाज मतलब नाई का बेटा नाई, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का बेटा लॉयर, है ना? मुझे नहीं लगता लॉयर का बेटा लॉयर को जल्दी बनाएगा जब तक वो अपना एस्टेब्लिश नहीं करता प्रैक्टिस, है ना? मैं जोकिंगली कह रही हूँ, है ना? मुझे बहुत, एक तो मुझे पता है इतना, एक तो हेक्टिक हो रहा होगा आप लोग के लिए। हाँ, तो यहाँ पे वो स्टैटिक सोसाइटी होती है, बट जहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम रहती है, लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं, है ना? लॉयर का बेटा लॉयर नहीं बन रहा है, वो एक्टर बन रहा है ना? तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलते, वहाँ पे लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चीज़ें करते हैं ना, जहाँ पे लोग फ्री कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। तो ये हमारी बात किसने कही थी, हेनरी मिन ने कहा द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैज हिट हर टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैटिक सोसाइटी कौन सी होती है, जो एक समय बाद डेवलप नहीं होती, मतलब कोडिफिकेशन के बाद डेवलप नहीं होंगी, है ना? और वो पेटर फैमिलियाज मतलब नाई का बेटा नाई, समझ गए ना? और प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो है वो इक्विटी, लेजिस्लेशन, इन सब चीज़ों से, लीगल फिक्शन, इन सब चीज़ों से क्या करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। और इनका काम क्या है, एंशिएंट लॉ, है ना? हेनरी मेन के एंशिएंट लॉ बहुत ज़्यादा, मतलब अगर कोई इंडियन नॉलेज सिस्टम अगर आप लोग को पता हो तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जहाँ पे स्क्रिप्चर्स और लॉ इन सबको पढ़ा जा रहा है, तो अगर कोई उसकी पढ़ाई कर रहा हो ना, जैसे मेरे को अपना पीएचडी का वो पीएचडी का मैं अपना पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे हेनरी मेन का बहुत चीज़ें, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उन्होंने पॉपुलर गवर्नमेंट, अर्ली लॉ एंड कस्टम, इसके बारे में बताया, ठीक है? उसके बाद सोशियोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में पहले जैसे हमने बेंथम के टाइम पे पढ़ा, तो वहाँ पे लेजर फेयर का समय था। लेजर फेयर आपको पता है ना, लेजर फेयर क्या होता है? मतलब वहाँ पे वेलफेयर नहीं रहता है, ये जो मतलब थोड़ा कैपिटलिस्ट टाइप्स रहता है ना? ए रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, लेजर फेयर में ऐसा होता है। तो अब क्या होता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल में समझ आया कि हमें वेलफेयर स्टेट के टुवर्ड्स जाना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से हमें सोशल इंटरेस्ट के टुवर्ड्स बढ़ना है। तो जो वर्ड सोशियोलॉजी है, ये किसने कॉइन किया था, मतलब ये थे इमैनुअल जोसेफ सीएस, है ना? बट ऑगस्ट कॉम्पटन इन्हें बाद में पॉपुलराइज किया और रीइन्वेंट किया। तो अगर ऑप्शन में ये आए तो इनका नाम लिखना, नहीं तो फिर यही नहीं को लिख देना। और ऑगस्ट कॉम्पटन ने क्या बोला कि सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है, और साइंटिफिक पॉजिटिविज्म बताया, क्या बताया, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। फिर अब हम लोग बात करेंगे लियोन डुगविट की। तो लियोन डुगविट किसके चेले थे? एक तो चेले चपाटे याद रखना कौन किसका चेला है, तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। तो इन्होंने डर्कहाइम से इंस्पिरेशन लिया था। फिर लियोन डुगविट ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, है ना, कि ओनली राइट विच अ मैन कैन पजेस इज द राइट टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। भगवद गीता का हमारा श्लोक 2.47 है ना, इसी से मिलता जुलता है। श्लोक नहीं बताऊंगी वरना मेरे को मारोगे ठीक है? तो ये क्या है, ये इसी से रिलेटेड है। कि ओनली ओनली राइट विच अ मैन कैन हैव, आप जैसे पढ़ रहे हो तो आपके पास जो राइट हो सकता है वही है कि बस आप अपनी ड्यूटी करो। यहाँ पे क्या कहते हैं कि फिर मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के बारे में बताया। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की मतलब सॉलिडेरिटी बाय सिमिलिट्यूड, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी के बीच में, है ना? फिर ऑर्गेनिक सॉलिड और डॉक्टर्स कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी, और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी मतलब जैसे हम लोग किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट रहेगा हर कोई किसी ना किसी पे। जैसे क्या कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होगा वो किसी पे डिपेंडेंट होगा रॉ मटेरियल के लिए, या जो भी है ना? एक लॉयर है वो डॉक्टर पे डिपेंडेंट होगा, है ना? उसके बाद अगर मान लो यूट्यूबर है तो स्टूडियो बनाने वाले के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये क्या हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। सोशल सॉलिडेरिटी के बारे में बताया, इन्होंने बहुत भाईचारे के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी, बहुत ही मतलब बढ़िया इंसान थे। तो इनका क्रिटिसाइज़ ये किया जाता है कि इन्होंने नेचुरल लॉ को दरवाजे से वापस तो भेज दिया, लेकिन उन्होंने विंडो से वापस बुला लिया। पब्लिक राइट प्राइवेट राइट में कोई डिफरेंस ही नहीं किया। इनका काम क्या, लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, लॉ एंड द स्टेट। उसके बाद हमारे पास है यूगन एलरिच। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, ये ध्यान रखना किसका फादर कहा जाता है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है? प्लीज़ ध्यान देना, मैंने क्या कहा है, मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। मैंने फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल नहीं कहा। फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल कौन है, रॉस्को पाउंड, जिनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। मैंने क्या बोला यहाँ पे, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो इनके हिसाब से 3 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ रुडोल्फ वॉन आयरिंग के बारे में, ठीक है? सॉरी, ओ
सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने बोला कि मैं यूगेन एल्ड्रिच के बारे में बता रही हूँ, नो, मैं यूगेन एल्ड्रिच के बारे में नहीं। अभी हम किसकी बात करें, अभी जो 61 पढ़ा रही हूँ किसके बारे में, रुडोल्फ वॉन आयरिंग के बारे में। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे हम रुडोल्फ वॉन आयरिंग को क्या कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। इनके हिसाब से 3 तरीके के इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल, सोशल और स्टेट, है ना। और कोएर्शन और रिवॉर्ड की बात करते हैं, और सोशल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। अच्छा, आप देखोगे कि बेंथम ने भी यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी थी और इन्होंने भी यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी है, तो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जो आयरिंग थे उन्होंने किसकी बात करी है, सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। बट जो बेंथम थे उन्होंने कौन सी यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी है, इंडिविजुअल यूटिलिटेरियनिज्म की बात करी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इनकी एक किताब है, लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, ये क्वेश्चन आता है, और द स्ट्रगल फॉर लॉ, ये इनकी कुछ किताबें हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करते हैं यूगन एल्ड्रिच। इन्होंने लिविंग लॉ का कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने बोला कि फॉर्मल लॉ जो है वो लिविंग लॉ के पीछे जाता है, और सोसाइटी कैसे बनती है, बाय मेन इन एसोसिएशन। इनका क्या काम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। अब आते हैं रॉस्को पाउंड, फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट दिया था कि जितने भी हमारे कंपीटिंग इंटरेस्ट है, प्राइवेट, पब्लिक और सोशल, है ना, हमें क्या करना चाहिए कि उन सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ज़ीरो या फिर बिना किसी वेस्ट के। तो ऐसा हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए सोसाइटी का, इस वजह से इन्हें इंजीनियर कहा गया, सोशल इंजीनियरिंग। उन्होंने 5 जूरल पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट से सवाल नहीं बनते, फिर भी आपका मन करे तो देख लेना, वैसे इतना तो बना नहीं है। फिर इनका काम क्या है, इंट्रोडक्शन टू द, इनका मतलब वर्क है, इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लॉ, लॉ एंड मॉरल्स। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा, हर्बर्ट स्पेंसर ने 2 ही बातें कही हैं, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी दिया, और लॉ क्या है, वो हार्ड एंड कस्टम है। उसके बाद रॉस्को पाउंड ने एक और चीज़ कहा है। अब हम लोग बेसिकली कहाँ पे आ चुके हैं, हम लोग रियलिस्ट स्कूल में आ चुके हैं। तो रियलिस्ट स्कूल के बारे में थोड़ा सा रॉस्को पाउंड ने बताया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे शुरुआत हुई थी तो मैंने लिख दिया था। जॉन चिपमैन ग्रे ने क्या कहा, अच्छा इसमें भी ना क्या कहते हैं कि हम लोगों ने बांट दिया था रियलिस्ट स्कूल में भी, स्कैंडिनेवियन और ऐसे ऐसे करके मतलब बटे हुए थे, तो आप उनको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इनका थ्योरी ध्यान रखना। तो जॉन चिपमैन ग्रे का क्या कहना है कि ये जो कोर्ट है, जो स्टैच्यूट में जो लॉ लिखा रहता है ना, वो डेड वर्ड्स हैं, उनको उनमें जान कौन डालता है, उनमें जान कोर्ट डालती है। तो क्या, इट इज़ द कोर्ट दैट पुट लाइफ इनटू द डेड वर्ड्स ऑफ द स्टैच्यूट्स। उसके बाद ओलिवर वेंडल होम्स ने क्या दिया, एक तो प्रिडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ दिया, है ना। उनका ये मानना है कि हम जज को देख के, जज का फैमिली कंडीशन, मतलब जज के जो भी सिचुएशन है को, अगर हमें वो सब पता है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं लॉ को। फिर उन्होंने बैडमैन का थ्योरी दिया, बैडमैन मतलब जिसमें उन्होंने लॉयर्स और इन सबको क्या कहा, बैडमैन कहा। अब इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी वरना हमारे लिए बैड हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद फिर जेरेमी फ्रैंक के बारे में बात करते हैं। तो जेरेमी फ्रैंक ने हमें कंस्ट्रक्टिव लीगल सेप्टिक के बारे में बताया, रूल सेप्टिक, फैक्ट सेप्टिक बताया, है ना। रूल सेप्टिक, फैक्ट सेप्टिक क्या होता है कि कोई फैक्ट्स को लेके गलत हो सकता है, मतलब कोई और कोई रूल्स को लेके गलत हो सकता है। ये बहुत डिटेल में इसे नहीं बताऊंगी, ना ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो, रूल सेप्टिक और फैक्ट सेप्टिक। रूल सेप्टिक हमारे लॉ से रिलेटेड है, फैक्ट सेप्टिक मतलब जो एक्चुअल चीज़ें हुई होती हैं। तो लॉ क्या है, रूल और फैक्ट्स को, रूल इनटू फैक्ट्स है। और एक और चीज़ बोली, सर्टेनिटी ऑफ ए लॉ इज अ लीगल मिथ। कौन से बुक में बोली, लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, है ना। और इन्होंने फादर कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट दिया था जेरेमी फ्रैंक ने। अभी हम पापा पापा पढ़ रहे थे ना, तो जहाँ पे जेरेमी फ्रैंक का नाम है वहाँ पे फादर कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट याद रखना। ये पापा नहीं बने तो उन्होंने पापा का कंसेप्ट दे दिया है। फिर उसके बाद कार्ल लेवलिन, कार्ल लेवलिन ने क्या बताया कि लॉ जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है ना। और ये बोला है कि जो लॉ क्या है, लॉ एक तरीके से जजेस के हाथ में क्ले नहीं होता, है ना, क्ले होता है, तो मतलब अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। लॉ इज लिटिल मोर देन पटी इन द हैंड्स ऑफ ए जज, है ना। और आप लोग को पट्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जेके बॉल पुट्ठी, है ना, उसको क्या होता है, उसको मोल्ड कर सकते हैं ना, उस तरीके से याद रखना आप, है ना। उसके बाद एक्सल हेगलस्टॉम, इन्हें फादर ऑफ स्कैंडिनेवियन रियलिज्म कहा गया है। और उनका मानना है कि जो भी मेटाफिजिकल हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं ना, शैम मतलब शैम कंसेप्ट्स हैं, वो बस मतलब वर्ड्स का खेला है। इन रियलिटी देयर इज नो राइट बट ओनली देयर आउट टू बी अ राइट, कि दीन दुनिया से ऊपर बात कह दी,
है ना, एक्सेल हेगलस्टॉर्म ने। उसके बाद कार्ल ओलिवर क्रोना का देखते हैं। मैं इतनी देर से रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन किया था। ठीक है, तो कार्ल ओलिवर क्रोना का देखते हैं। ये क्या है, इन्होंने इंडिपेंडेंट इम्पेरेटिव्स के बारे में बताया कि एक इमेजिनरी सिचुएशन में एक जज क्या एक्शन लेगा, उसके बारे में कार्ल ओलिवर क्रोना ने बताया। और ये बताया कि लॉ को बाइंडिंग फोर्स देने के लिए लोग जैसे कि लॉ माने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होना चाहिए और फोर्स जैसे पुलिस, फाइन, पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें। और ये बताया कि मोरालिटी जो है वो लॉ के इन्फ्लुएंस में डेवलप होती है। फिर जहाँ पे नॉर्म्स की बात होती है वहाँ पे एल्फ रॉस को याद रखना है। तो नॉर्म्स दो तरीके के होते हैं। एक पहला नॉर्म्स जो कि बताते हैं सिटीजन्स को ऐसे बिहेव करना है। दूसरा नॉर्म्स पनिशमेंट बताती है कि अगर आपने इस तरीके से बिहेव नहीं किया तो पनिशमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारे स्कूल क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस के अगले कंसेप्ट पे आते हैं जो कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। अब राइट्स को पढ़ने के लिए ना दो तरीके की थ्योरी, एक होता है विल थ्योरी, एक होता है इंटरेस्ट थ्योरी। तो विल थ्योरी क्या कहता है कि अगर मेरे पास राइट है तो इसका मतलब मैं किसी और को कंट्रोल कर सकती हूँ, मतलब किसी और के ऊपर मैं अपनी पावर दिखा सकती हूँ। इसके मेन प्रोपोनेंट्स ऑस्टिन, हॉलैंड और पोलॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कहीं पे विल या ये कंट्रोल, पावर, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीज़ें लिखी है ना, तो आप वहाँ पे समझ जाना कि इनमें से ही कोई होगा। तो ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी, ऑस्टिन ने बोला कि अगर एक किसी पार्टी के पास राइट है तो मतलब दूसरे क्या है, बाउंड है और ऑब्लाइज्ड है ना, बाय द लॉ टू डू और फॉरबियर टुवर्ड्स और इन रेस्पेक्ट ऑफ हिम। हॉलैंड ने क्या बोला कि दूसरे के एक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे पास राइट है, कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स। पोलॉक ने क्या बोला, फ्रीडम अलाउड एंड पावर कन्फर्ड बाय लॉ। अब इंटरेस्ट थ्योरी की बात कहते हैं, तो जस्ट बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है इसी वजह से मेरे पास राइट है, ये थोड़े कम वायलेंट है ना, कम ईगोइस्टिक है ये वाली थ्योरी। तो इसमें कौन कौन है, आयरिंग, सैलमन, बकलैंड और एलन। तो बकलैंड ने क्या कहा कि इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन गारंटीड बाय लॉ। तो राइट क्या है, ऐसा इंटरेस्ट या फिर जो एक्सपेक्टेशन जो कि हमें लॉ देता है, तो जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे बकलैंड। ठीक, फिर एलन ने क्या दिया, एलन ने बोला कि लीगली गारंटीड पावर टू रियलाइज एन इंटरेस्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट को रियलाइज करना। तो ये किसने दिया, एलन ने। और लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन किसने दिया, आयरिंग ने दिया। सैलमन ने क्या बोला है, सैलमन ने बोला है कि इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, एकदम सिंपल। कैंट ने क्या क्या है, राइट एज अथॉरिटी टू कंपेल। लास्की ने क्या कहा है कि अगर इंसान को अपना बेस्ट रहना है ना, टू बी हिमसेल्फ एट इज बेस्ट, तो उसके लिए राइट्स होते हैं। टीएच ग्रीन ने क्या कहा है, टीएच ग्रीन ने कहा है कि वो पावर्स जो कि नेसेसरी है, जैसे कि एक मोरल बीइंग होने के नाते मेरी कुछ चीज़ें मैं वो अदा कर पाऊँ, तो उसके लिए हमारे पास राइट्स होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अच्छा, आप लोग ना पीडीएफ की चिंता मत करना, इसका आपको चाहिए ना तो आप इंस्टा पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डीएम कर देना, आपको मैं नोट्स दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला है हमारे पास होम्स। होम्स ने क्या डेफिनेशन दी कि राइट क्या एक परमिशन है जिससे कि मैं कुछ नेचुरल पावर्स और कुछ मैं रीड करती हूँ आपके लिए। राइट एज अ परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स एंड अपॉन सर्टेन कंडीशंस टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन विद द एड ऑफ पब्लिक फोर्स। ठीक है, तो याद हो जाएगा। फिर बेनी प्रसाद ने भी एक डेफिनेशन दी है। बेनी प्रसाद ने क्या डेफिनेशन दी है, राइट्स आर नथिंग मोर नॉर लेस देन दो सोशल कंडीशन विच आर नेसेसरी और फेवरेबल टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की बात करिए बेनी प्रसाद ने। और डूगुड ने तो एकदम रेडिकली बोला, द ओनली राइट अ पर्सन हैज इज टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। फिर an obligatory act, that is to say it is an act opposite of which would be a wrong. The commission of wrong is a breach of duty and the performance of duty is avoidance of wrong. तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ड्यूटी होती है। अब ऑस्टिन ने देखो ड्यूटीज़ बताई दो तरीके की होती हैं। देखो मैं पूरा कंसेप्ट नहीं बता रही, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है उस हिसाब से बता रही हूँ। तो ऑस्टिन ने हमें बताया कि जो ड्यूटीज़ होती है ना, दो तरीके की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट ड्यूटी और एक होती है हमारी रिलेटिव ड्यूटी। तो रिलेटिव ड्यूटी क्या होता है कि अगर मेरे पास ड्यूटी है ना, तो मतलब कोई राइट है तो मेरे पास ड्यूटी है। रिलेटिव ड्यूटी ये कहती है ना, अगर मेरा राइट है कि मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पे गा सकूँ, है ना, या ये सारी चीज़ें कर सकूँ, मेरा घर है मैं गा सकूँ, है ना, तो अब बाकी इंसान की ड्यूटी होगी मुझे प्रोवाइड करना। मैंने आपको बड़े बकवास एग्जाम्पल दिया, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरा राइट है कि मैं स्पीच दूँ, है ना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, तो पुलिस मेक श्योर करेगी, पुलिस की ड्यूटी वहाँ पे ध्यान रखेगी उन सब चीज़ों का।
है ना। और अगर मान लो कि मेरा राइट है चीज़ें पब्लिश हो, तो ये ड्यूटी है जो भी कि मेरी अगर मेरी चीज़ एकदम ठीक है जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर सेंसरशिप ना लगाए, तो आप समझ रहे हो ना, मतलब साथ में एक ड्यूटी होती है। जहाँ राइट होगा मैं अपना राइट तभी एक्सरसाइज कर पाऊंगी जब सामने वाले के पास एक ड्यूटी होगी, है ना, वरना नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऑस्टिन ने बोला कि एक एब्सोल्यूट ड्यूटी होती है, मतलब आपके एब्सोल्यूट ड्यूटी मतलब कोई करस्पॉन्डिंग राइट नहीं है, सिर्फ आपके पास ड्यूटी है। अब उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप पब्लिक ड्यूटी हो गई, तो पब्लिक ड्यूटी है, पब्लिक के टुवर्ड्स आपकी कोई ड्यूटी है ना, तो उसके लिए आपके पास तो कोई राइट नहीं है ना, वो तो पब्लिक के टुवर्ड्स ड्यूटी है। या फिर खुद के सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटीज, मेरे को पर्सनली लेके कुछ ड्यूटीज़ हैं, इनडिटर्मिनेट पर्सन के टुवर्ड्स कोई ड्यूटी, तो ये एब्सोल्यूट ड्यूटी और रिलेटिव ड्यूटी का कंसेप्ट किसने दिया था, ऑस्टिन ने कंसेप्ट दिया था। और फिर हिबर्ट ने, ये अच्छी चीज़ है, हिबर्ट ने क्या किया, डिवाइन राइट, मोरल राइट और लीगल राइट के बीच में डिफरेंस किया। इसी को तो लेकर कलेश चल रहा था ना, तो सब हटा दिया। उसका राइट्स कितने तरीके के होते हैं, तो सबसे पहला हमारा परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट क्या होता है, सपोज आपने मेरे से उधार लिया और लिमिटेशन एक्ट में था कि 2 साल के अंदर आप केस फाइल कर सकते हो, आपने 2 साल के अंदर केस फाइल किया। अब जो भी डिसीजन आएगा, मतलब कोर्ट उस मैटर को डिसाइड करेगी, है ना, आपका वहाँ पे प्रॉपर राइट बनता है कि आप सू कर सकते हो, है ना, और आप कोर्ट गए, आप कोर्ट डिसाइड करेगी। बट मान लीजिए इम्परफेक्ट राइट क्या होता है, 2 साल के अंदर आप 2 साल का आपके पास टाइम पीरियड था केस फाइल करने का लिमिटेशन एक्ट के अंदर, बट आप 2 साल के अंदर केस नहीं फाइल कर पाते हैं, तो अब आप कोर्ट में तो नहीं जा सकते इस चीज़ को लेके, आपका राइट है, मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास राइट है, आपसे किसी ने उधार लिया तो उसने आपका पैसा नहीं दिया, तो आपका राइट है कि आप उससे पैसे वापस लो, बट अब उसे कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगी, क्यों, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड जा चुका है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं टाइम बार्ड डेब्ट, तो ये क्या है, ये हमारा इम्परफेक्ट राइट है। फिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स होते हैं, ये आपको पता ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, मतलब कुछ करना पॉजिटिव राइट, नेगेटिव राइट कुछ नहीं करना। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम मतलब दूसरे के अगेंस्ट राइट, राइट इन पर्सोनम अपने अगेंस्ट। फिर राइट इन रियल प्रॉपर्टी या राइट इन रियलिना, प्रिंसिपल और एसेसरी राइट, कोई मेन राइट होता है उससे जुड़ा हुआ कोई राइट होता है। फिर प्रॉपर्टी और पर्सनल राइट होता है, लीगल और इक्विटेबल राइट होता है, ये इतना नहीं आता है, ये पहले क्या होता था ना, लीगल और इक्विटेबल राइट, ये जो पहले के टाइम में क्या होता था, कोर्ट ऑफ चांसरी और ये सब होता था ना, उससे रिलेटेड था। फिर वेस्टेड और कंटिजेंट राइट रहता है, वेस्टेड राइट मतलब राइट आपके पास एग्जिस्ट करता है, आप टीपीए का इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेक्शन 19 और 21 है ना, तो वेस्टेड एक होता है एक राइट, एक होता है कंटिजेंट। वेस्टेड राइट मतलब क्या होता है, आपके पास राइट है, कंटिजेंट मतलब वो किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, कोई चीज़ होगी या नहीं होगी उस पर डिपेंड कर रहा है। फिर पब्लिक और प्राइवेट राइट है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी राइट है। उसके बाद फिर अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया ना एब्सोल्यूट ड्यूटी, अब कि ऑस्टिन ने कंसेप्ट दिया था एब्सोल्यूट ड्यूटी का, उसको बहुत क्रिटिसिज्म मिला। तो सैलमन ने कैसे क्रिटिसाइज किया, बोला कि इट्स लाइक कि हस्बैंड विदाउट अ वाइफ और पेरेंट विदाउट चाइल्ड। फिर ग्रे ने भी ये बात कही है, ग्रे ने क्या कहा है कि सन विदाउट अ फादर और हस्बैंड विदाउट अ वाइफ। फिर राइट्स के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि सैलमन ने दिया है, इसको ध्यान रखना। क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, एक तो सबसे पहले बताया कि द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, मतलब एक किसी के पास राइट होना चाहिए। दूसरा हमारे पास पर्सन ऑफ इंसिडेंस, मतलब किसी के पास ड्यूटी होनी चाहिए, अगर मेरे पास राइट है तो सामने वाले के पास ड्यूटी होगी। तीसरा क्या है, कंटेंट ऑफ द राइट्स, मतलब मुझे क्या करना है, कोई एक्ट करना है या फिर कोई चीज़ नहीं करनी है। चौथा क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, क्या वो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर, क्या वो चीज़ है जिसके ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आखिरी क्या है, टाइटल ऑफ द राइट, उस राइट का कुछ नाम होना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बताने के लिए मैं से बहुत डिटेल में बता सकती थी, बट उतना नहीं बता सकते। अब ये है एक हॉफिल्ड एनालिसिस। हॉफिल्ड एनालिसिस से पता हूँ क्या क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जूरल कोरिलेटिव क्या है, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है और जूरल अपोजिट्स क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो सीधे सीधे वाले एरो है ना, ये क्या है हमारे, ये है हमारे जूरल कोरिलेटिव्स, ठीक है, वर्टिकल एरोस। हॉरिजॉन्टल एरोस क्या है, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज, और ये जो हमारे क्रॉस एरोस है क्या है, जूरल अपोजिट्स। तो पूछ सकते हैं कि राइट जो है उसका क्या कहते हैं कि जूरल कोरिलेटिव पूछेंगे तो क्या होगा, ड्यूटी होगा, है ना। जूरल अपोजिट पूछेंगे तो नो राइट, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी पूछेंगे तो प्रिविलेज, है ना। तो अच्छा, राइट को क्लेम भी बोलते हैं, प्रिविलेज को लिबर्टी भी बोलते हैं। अब बस आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, फ्री का नंबर है, मैं आपको बताती हूँ। मैं इस कंसेप्ट को नहीं समझाऊंगी कि राइट है ना, तो इसका मतलब इसका जूरल कोरिलेटिव क्या है, तो मतलब राइट है तो इसका मतलब सामने वाले के पास ड्यूटी होगी, है ना, ये होता है जूरल कोरिलेटिव का मतलब। अब ये सब मैं आपको नहीं समझाऊंगी, नंबर कैसे लाना मैं वो बताऊंगी। तो आपको चार्ट बनाना आना चाहिए। अब चार्ट बनाने का आपका क्या तरीका है, आप कोई कोड वर्ड बना लीजिए, जैसे कुछ चीज़ें ना
श्योर है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे राइट है, हमें पता है कि जो अपोजिट इसका साइड होगा वो उसका क्रॉस एरो जो होगा वो उसका अपोजिट होगा, तो राइट का नो राइट, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। उसके बाद हमें ये भी पता है कि जैसे हम ये वाले जो एरो पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कोरिलेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साफ पता है कि ये क्या होगा, ड्यूटी। राइट, ड्यूटी, नो राइट, इसमें तो आप कुछ गलती करोगे ही नहीं। बसता एक है, वो है प्रिविलेज। अब या तो आप इस तरीके से याद कर लो, या आप एक कोड वर्ड बना लो, है ना। जैसे कि आप ऐसे कोड वर्ड बना सकते हो, RDPN, मतलब नो राइट कर सकते हो, RDPN, और फिर ऐसे ही बना सकते हो, पावर, है ना, लाइबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। तो आप ऐसे बना सकते हो, जैसे PIL, है ना, ये तो देखो PIL याद ही हो जाएगा, फिर बस एक D लगाना है, PILD, फिर R। अब जैसे आपको याद करना है RPDN, कोई आपको कोड वर्ड बना के याद करना है, कोड वर्ड बना के याद कर लो। बट जैसे ही क्वेश्चन है, चार्ट बनाना, फिर एरोज बना लेना, फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप क्वेश्चन को इसलिए आंसर कर दोगे। समझ आई बात को? तो आप ये बस देख लो, आपको चार्ट कैसे बनाना सीखना है। फिर सैलमन की बात देखते हैं। सैलमन ने एक चीज़ कही है, सैलमन ने क्या कहा है कि राइट्स वो हैं जो मैं अपने लिए करता हूँ, सॉरी, राइट्स वो हैं जो दूसरे मेरे लिए करेंगे, लिबर्टीज़ क्या है, जो मैं अपने लिए क्या करता हूँ, है ना। राइट्स आर व्हाट अदर्स आर टू डू फॉर मी, लिबर्टीज आर व्हाट आई मे डू फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट। लीगल पर्सनैलिटी ये क्या होता है, लीगल पर्सनैलिटी अब इसे पढ़ते हैं। ए पर्सन इज एनी बीइंग हुम द लॉ रिगार्ड्स एज कैपेबल ऑफ राइट्स और ड्यूटीज। तो लीगल पर्सनैलिटी वही होता है जो कि लॉ की नज़रों में उसके पास पर्सनैलिटी होती है। तो हमें पता है, एक तो नेचुरल पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन मतलब जो कि फ्लैश और ब्लड का रहता है, तो वो भी एक लीगल पर्सन माना जाएगा, है ना। और बाकी क्या होता है कि ये कंपनी, कॉरपोरेशंस, है ना, ये सब हो गए, इन्हें भी क्या हम लोग लीगल पर्सनैलिटी देते हैं। फिर ग्रे ने एक चीज़ क्या बोली है कि पर्सन इज एन एंटिटी टू विच राइट्स एंड ड्यूटीज में बी अट्रीब्यूटेड, है ना। तो इसने भी क्या बोला, केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, और जिसको हम राइट्स और ड्यूटीज दे सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीगल पर्सनैलिटी। फिर पैटर्न ने क्या बोला कि लीगल पर्सनैलिटी एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कुछ यूनिट्स को क्रिएट करते हैं और उनको हम राइट दे सकते हैं। तो ये क्या है, मीडियम। लीगल पर्सनैलिटी मीडियम है, किसने कहा, पैटर्न ने कहा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों का लीगल स्टेटस देखते हैं, लीगल पर्सनैलिटी है कि नहीं। तो अगर हम लोग अनबॉर्न पर्सन की बात करें, अनबॉर्न पर्सन जो है, क्या वो लीगल पर्सन है? जो एक मदर के वूम में है जो चाइल्ड, वो लीगल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम उसे लीगल पर्सन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो पेट में बच्चा, उसका कोई राइट तो खुद का नहीं होगा, है ना। तो लेकिन हमारे पास एक केस है, ये पैटर्न ने बात कही थी, बट अगर हम लोग एक केस देखें, मॉन्ट्रियल ट्रामवेज कंपनी वर्सेस लेविली, इस केस में कहा गया था कि अनबॉर्न पर्सन जो लीगल पर्सन है। और साथ ही अगर आप लोग ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट देखोगे ना, तो कुछ पर्पस के लिए जो छोटा बच्चा होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, लीगल पर्सन मानते हैं। बट हाँ, कंडीशन ये रहती है कि बच्चा जिंदा पैदा होना चाहिए, है ना। अगर बच्चे का छोटा सा भी, थोड़ा सा भी बॉडी पार्ट बाहर आ चुका है, मतलब मदर की बॉडी से, तो हम उसे लीगल पर्सन मानेंगे। फिर डेड मैन का क्या लीगल स्टेटस है? नॉर्मली डेड मैन का हम ऐसा मानते हैं कि जो डेड मैन होता है लीगल पर्सन नहीं है। लीगल पर्सन क्यों नहीं है? तो लीगल पर्सन होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि उसके पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए, है ना। मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। राइट्स एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वो सू कर सकता है, उसके खिलाफ सू किया जा सकता है ना। ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो उस प्रॉपर्टी विथहोल्ड कर सकता है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि हम किसी को मतलब लीगल पर्सन बोलते हैं। तो जो डेड मैन है उसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि वो लीगल पर्सन है, बट कुछ केसेस में हम उसे कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर सपोज उसकी बॉडी, रेपुटेशन और स्टेट के अगेंस्ट चीज़ें हैं, तो ये 3 एक्सेप्शन है। क्यों? अच्छा, रेपुटेशन क्यों? जैसे डेड मैन तो मर गया, उसकी तो कोई रेपुटेशन नहीं होती, फिर क्यों? फिर हम उसे लीगल पर्सन क्यों मान रहे हैं? हम लीगल पर्सन इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि उसके फैमिली के राइट्स अफेक्ट होते हैं। समझ रहे हो ना? फैमिली अफेक्ट होती है। हमारे पास एक केस भी है, आश्रय अधिकार अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बोला गया, मतलब पर्सन माना गया कि सपोज कोई क्या कहता है कि कोई डेड है और रोड पे मिलता है, तो उसके पास भी राइट है डिसेंट बरियल का, है ना, जो भी उसका रिलीजियस फेथ है। फिर एनिमल का लीगल स्टेटस क्या है? एनिमल का कोई लीगल स्टेटस नहीं है ना। एनिमल के राइट्स वगैरह ये सब कुछ चीज़ नहीं होती है। एनिमल के राइट्स नहीं होते, जो ओनर होता है ना उसके राइट्स होते हैं। और फिर जो ये जंगल वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, जो जंगली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो सोसाइटी के राइट्स उससे इम्पेक्ट हो रहे हैं, सोसाइटी इसके राइट पर असर पड़ रहा है, सोसाइटी के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। आइडल का क्या लीगल स्टेटस है? तो नॉर्मली आइडल जो है वो एक
ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं, बट उसकी पोजीशन हम लोग माइनर मानते हैं, और जो पुजारी और जो प्रीस्ट होता है वो उसका गार्जियन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास केस भी है। उसके बाद हम लोग के पास लीगल स्टेटस ऑफ मॉस्क की बात करी जाए तो ये बोला गया कि मॉस्क जो है वो लीगल पर्सन है ना, लेकिन अगर हम लोग सू की उसके खिलाफ केस किया जा सकता है ना, या वो केस कर सकता है, उसके लिए जो है मॉस्क को लीगल पर्सन नहीं मानेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का क्या है, तो यस, गुरु ग्रंथ साहिब इज ऑल्सो गुरु ग्रंथ साहिब जो होली ग्रंथ है सिख की, उसे हम लोग क्या मानते हैं, लीगल पर्सन मानते हैं। ठीक है, और केस भी है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्सेस सोमनाथ दास, आप लोग पढ़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हम लोग देखें तो दो तरीके की होती है, एक होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, एक होता है कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट क्या होता है, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट इसमें क्या होता है, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स एक साथ एसोसिएट होके, है ना, दो से ज़्यादा जो लोग हैं आपस में मिल किसी पर्पस के लिए साथ में आते हैं। जैसे कॉर्पोरेशन हो गया, कोई कंपनी हो गई, तो क्या होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है, उसमें सिंगल पर्सन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, इन सब की जो पोस्ट होती है ना, ये सब कैसे कॉर्पोरेशन सोल बोलते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है वो हमेशा लाइव रहेगी, मतलब जो हमारा कॉर्पोरेशन सोल है उसका पर्पस ये है कि जो भी हम उससे जो चीज़ क्रिएट करते हो वो हमेशा अलाइव रहे, मतलब उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। अब आएंगे जाएंगे, ठीक है, लेकिन पीएम की पोजीशन रहेगी। पीएम एक मोदी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, आप समझ रहे हो, बट वो क्या कहते हैं कि हमारी जो ऑफिस है, पीएम का जो ऑफिस है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसमें लोग बदलते जाएंगे, बट पीएम का ऑफिस जो है, पीएम जो हमारा एक ऑफिस है, या जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारा अमर रहेगा। वो समझ रहे हो ना आप बात को, हम लोग आज जो लोग रहे उनकी बात नहीं कर रहे, बट हम प्राइम मिनिस्टर एज अ ऑफिस बात कर रहे हैं। फिर सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी, इसने बोला कि जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है उनका खुद का एग्जिस्टेंस है, और जो मेंबर्स हैं उससे अलग होता है। कोई कॉर्पोरेशन हम बनाते हैं जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं, कंपनी लॉ का कंसेप्ट है, बट यहाँ पे डाला गया है, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकती। यहाँ पे बस ये है कि जो मेंबर्स होते हैं किसी कंपनी में, उनकी पर्सनैलिटी अलग है, और जो कंपनी है उसकी पर्सनैलिटी अलग है। बट कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्सनैलिटी को हम लोग हटा देते हैं। हमें अगर फ्रॉड और ये सारी चीज़ें पता करनी होती है, कुछ एक्सेप्शन होता है जहाँ पे हम लोग कंपनी की पर्सनैलिटी को अलग नहीं मानते हैं। फिर एक और केस है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो कॉरपोरेशन है वो नेचुरल पर्सन के ही बराबर मानी जाएगी, है ना, और उसकी खुद की लीगल एंटिटी होगी। फिर हम लोग के पास केस है डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। यहाँ पे बोला गया कि हमें रियल कैरेक्टर या स्टेटस पता लगाना है कंपनी का, तो कोर्ट जो है इग्नोर कर सकती है कि वो सेपरेट एंटिटी है, और कॉर्पोरेट विल को हटा सकती है। वही जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। फिर जॉन्स वर्सेस लिपमैन का केस है, तो फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट जो है कोर्ट उस विल को हटा देगी और कोई फर्क नहीं करेगी कंपनी में और उसके मेंबर्स में। अब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थ्योरीज क्या क्या हैं, तो थ्योरी सबसे पहले हम लोग के पास फिक्शन थ्योरी है। फिक्शन थ्योरी क्या कहती है, फिक्शन थ्योरी कहती है ना कि एक्चुअली में देखो कोई अलग पर्सनालिटी नहीं होती है, हम ऐसे ही बस एक फिक्शन क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो इसको मानने वाले कौन है, सेविग्नी, सैलमन, केल्सन और होलैंड। कंसेशन थ्योरी भी ऐसी ही है। कंसेशन थ्योरी भी मानती है कि एक्चुअली में ये लोग अलग पर्सनालिटी नहीं है, कुछ लोग मिल गए हैं, कोई अलग पर्सनालिटी नहीं बन जाएगी, बट वो तो उन्हें कन्वीनियंस के लिए एक नाम दे दिया जाता है, और उनको एक कंसेशन कौन देता है, स्टेट देता है। तो इनके जो प्रोपोनेंट्स है ना फिक्शन और कंसेशन थ्योरी के, इस फिक्शन और कंसेशन सेम है, बस कंसेशन ये बताते हैं कि स्टेट उन्हें वो मतलब औधा देता है ना। तो ये सेम, इसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम है, सेविग्नी, सैलमन, केल्सन और होलैंड, है ना। और कंसेशन में डाइसी भी हैं, कोक, ब्लैकस्टोन, ठीक है। फिर अगला है हमारा ब्रैकेट थ्योरी, सिम्बोलिस्ट थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट है आयरिंग। ब्रैकेट थ्योरी का क्या मानना है, ब्रैकेट थ्योरी का मानना है कि जैसे बहुत सारे लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट या फिर सिम्बोलिस्ट थ्योरी, हम उनको एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर देते हैं, उस ब्रैकेट को एक नाम दे देते हैं। फिर एक होता है पर्पस थ्योरी, इसे बोलते हैं बेकर। तो पर्पस थ्योरी यही होता है कि मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो है उनको लीगल पर्सनैलिटी, मतलब उनको स्टेटस दिया जाता है, उन्हें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहा जाता है। बेकर, ब्रिन्स। फिर रियलिस्ट थ्योरी और ऑर्गेनिक थ्योरी, ये गियर्क और मेटलैंड है इसके प्रोपोनेंट्स। इनका ये मानना है कि जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है ना वो रियल है,
है ना, कोई फिक्शन विक्शन नहीं है, सच में उनकी अपनी कॉन्शियसनेस और ये सारी चीज़ें। आने वाले टाइम में देखा जाए ना तो बात सही भी है, भले से अलग हो, बट मतलब ये जो थ्योरी है वो सही होगी, गियर्क और मेटलैंड है। फिर अब बात करते हैं हम लोग पोजेशन की। तो पोजेशन क्या होता है, नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस में। पोजेशन क्या होता है, ये ओनरशिप का प्राइमरी फेसाई एविडेंस है। मतलब अगर सामने से हम देखेंगे किसी के पास पोजेशन हो तो हम मान के क्या चलते हैं कि वही इस चीज़ का ओनर है। तो पोलोक ने पोजेशन की डेफिनेशन दी है, फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग कॉन्स्टिट्यूट्स पोजेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं, मतलब पोजेशन के बारे में बताया गया है। पोजेशन के बारे में, पोजेशन क्या है, ये क्लेम है ना, कि कोई पोजेशन दो तरीके के होते हैं। साइमन ने चीज़ बोली है, एक होता है पोजेशन इन फैक्ट और एक होता है पोजेशन इन लॉ, है ना। पोजेशन इन फैक्ट मतलब आप एक्चुअली पोजेस करो, और एक होता है पोजेशन इन लॉ। सेवेग्नी ने एक चीज़ बताई कि जो अगर हमें लीगल पोजेशन है ना, अगर हमें पोजेशन प्रूफ करना है तो दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कॉर्पस पोजेशनिस और दूसरा एनिमस डोमिनी। कॉर्पस पोजेशनिस और एनिमस डोमिनी का मतलब क्या है कि एक तो मेरे पास एक्चुअली में उसका पोजेशन होना चाहिए, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि घर मेरे पोजेशन में, तो एक तो मैं इसमें रहनी चाहिए, मेरे मतलब मेरा कब्जा है इसके ऊपर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मेरा एनिमस रहना चाहिए, मतलब मेरा इंटेंशन रहना चाहिए कि मैं यहाँ पर अपना कब्जा जमा रही हूँ। ये नहीं कि यहाँ पे जस्ट मैं रह रही हूँ, कोई भी आए जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा, नहीं, मुझे फ़र्क पड़ रहा है, मेरा इंटेंशन है, मैं पूरा इंटेंट कर रही हूँ कि यहाँ पे कब्जा जमाने का अपना, है ना। और फिर क्या कहते हैं कि अगर एनिमस की बात करी आयरिंग ने फिर क्या बोला, आयरिंग ने बोला कि एनिमस इतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर एक्चुअली में किसी के पास पोजेशन है तो हाँ, एनिमस सप्लीमेंट्री है और कुछ नहीं है। फिर हमारे पास इससे रिलेटेड केस भी है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मैरी वर्सेस ग्रीन का केस था। एक आदमी था, उसने क्या कहते हैं ना, कोई एक अलमीरा टाइप्स चीज़ खरीदी, उसके अंदर सीक्रेट ड्रॉवर से, एक ड्रॉवर में क्या होता है, उसे पैसा मिलता है, होगा उसी का, किसी का भी होगा पता नहीं, तो उसने क्या किया, वो यूज़ कर लेता है। कोर्ट ने बोला कि ये मतलब थेफ्ट के लिए लायबल है। क्यों थेफ्ट के लिए लायबल है, क्योंकि इसका एनिमस नहीं था, इसका इंटेंशन नहीं था उस पैसे को लेने का, वो तो इसे मिल गया ना, है ना, ऑल दो उसके पोजेशन में, उसने बोला कि मेरा है क्योंकि मेरे पोजेशन में, नहीं, आपका एनिमस मिसिंग था, यहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं था। फिर ब्रिजेस वर्सेस हॉकवर्थ का केस है। यहाँ पे क्या हुआ कि एक दुकान पे बहुत सारे नोटों का बंडल मिलता है, तो जो यहाँ पे शॉपकीपर को ना मिलके किसे मिल जाता है, जिसने देखा, कोई आया होगा ग्राहक, वो ले लेता है। तो कोर्ट ने बोला कि अलाउड है, क्यों, क्योंकि जो दुकानदार था, उसका शॉपकीपर था, उसका एनिमस नहीं था, भले से वो जो दुकान है उसके पोजेशन में है, बट जो पैसे हैं, तो देखा जाए दुकान उसके पोजेशन में, तो कायदे से दुकान की फर्श पे गिरे हुए पैसे भी उसके होने चाहिए, नहीं, बट उसका पैसा नहीं था। क्यों, क्योंकि उसका एनिमस नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि वहाँ पे पैसा गिरा, तो उसका इंटेंशन कैसे होगा उस पैसों को पोजेस करने का, हो ही नहीं सकता है। बहुत डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि इसके ऊपर इतना क्वेश्चन नहीं आया है ना, फिर भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर हैना वर्सेस पील का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक डिफेंडेंट का घर था, है ना, उसने घर खरीदा और वहाँ पे क्या कहते हैं कि बट उस घर में कभी रहा नहीं, और वहाँ पे कुछ सोल्जर आते रहने के लिए, तो एक गोल्डन ब्रॉच होता है, वो एक सोल्जर को मिलता है, तो वो देता है ओनर को, तो ओनर पुलिस को दे देता है, ओनर कहता है मेरा नहीं है। फिर पुलिस क्या करती है, वापस से ओनर को दे देती है क्योंकि कोई मिलता नहीं है। तो सोल्जर बोलता है, सूट फाइल करता है और बोलता है कि ये तो ब्रॉच मेरा होना चाहिए ना, है ना, क्योंकि ये तो भले से वो जो मकान मालिक था घर उसका, बट यहाँ पे कभी रहा ही नहीं है ना, और उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी इसके बारे में, इस ब्रॉच के बारे में, तो उसका कोई इंटेंशन थोड़ी होगा। तो कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई, ये जो है सोल्जर को मिलना चाहिए, ये गोल्ड का जो ब्रॉच है। अब पोजेशन कितने तरीके के होते हैं, एक होता है कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मतलब जो कि हमारी टेंजिबल चीज़ें होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरियल मतलब जो कि इनटेंजिबल होता है, जैसे आईपीआर, ये सारी चीज़ें। फिर मीडिएट एंड इमीडिएट, मतलब एक तो मैं डायरेक्टली होल्ड कर रही हूँ या मेरे बिहाफ पे कोई होल्ड कर रहा है, तो मीडिएट। फिर डी फैक्टो, डी ज्योर, और एक होता है एडवर्स पोजेशन। अब किस तरीके से हम लोग पोजेशन ले सकते हैं, एक तो टेकिंग, लेके, डिलीवरी और ऑपरेशन ऑफ लॉ। ओके, और उसके बाद ओके, आई थिंक दिस इज रिपीटेड। हाँ, अब यहाँ पे हिबर्ट ने एक बात बोली, ओनरशिप के अंदर क्या क्या आता है। ओनरशिप के अंदर ओनरशिप की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है ना। अभी हमने पोजेशन पढ़ा, हम नया कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नया कंसेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओनरशिप पढ़ रहे हैं। मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होना, है ना, 2 दिन में हो पाए तो इस वीडियो को देख लेना, 1 दिन में देखने की ज़रूरत नहीं है ना, बट समझ लेना, है ना, डाइजेस्ट होना चाहिए। तो ओनरशिप में 4 चीज़ें हैं हिबर्ट के हिसाब से। राइट टू यूज़ ऑफ अ थिंग, दूसरों को हटाना कि वो ना यूज़ करें। मैं डिस्पोज कर सकती हूँ और डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, है ना, तो डिस्ट्रॉय। और ऑस्टिन ने क्या बोला, ओनरशिप इज अ राइट इनडेफिनाइट इन पॉइंट ऑफ यूजर,
अनरिस्ट्रिक्टेड, मैं जैसे मर्जी वैसे डिस्पोज करूँ, और अनलिमिटेड समय के लिए मैं उसे मेरे पास वो रहेगा, है ना, ड्यूरेशन उसका अनलिमिटेड रहेगा। सेलमन ने क्या बोला, ओनरशिप इज द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सिग्निफिकेशन डिनोट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम। हॉलैंड ने क्या बोला, हॉलैंड ने बोला कि प्लेनरी कंट्रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। बकलैंड ने क्या बोला कि अल्टीमेट राइट है टू द थिंग और व्हाट इज लेफ्ट व्हेन ऑल अदर राइट्स वेस्टेड इन वेरियस पीपल आर टेकन आउट। मतलब एक तरीके से बोला कि आप जैसे एक प्रॉपर्टी होती है तो हम लीज पे दे देते हैं, दूसरों के भी राइट्स होते हैं, बट फिर भी कुछ राइट्स होते हैं बच जाते हैं, तो वो सब वो क्या, वो हमारा ओनरशिप है ना। आप किसी को किराए पे दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट फिर भी कुछ राइट्स बच जाएंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओनरशिप। ओनरशिप क्या है, एंटायरिटी ऑफ द पावर्स ऑफ यूज एंड डिस्पोजल विच इज अलाउड बाय लॉ। ये किसने बोला, पोलॉक ने बोला है। ओनरशिप क्या है, कलेक्शन ऑफ राइट्स, बकेट ऑफ वाटर की तरह, किसने बोला है, हॉफेल्ड ने बोला है। फिर कम्युनिटी लाइबिलिटी प्रिंसिपल दिया, किसने दिया है, हेनरी मेन ने दिया है कम्युनिटी लाइबिलिटी प्रिंसिपल। फिर ओनरशिप एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं, अब्सोल्यूट एक्विजिशन, है ना, और एक्सटिंक्टिव एक्विजिशन, एसेसरी एक्विजिशन और डेरिवेटिव एक्विजिशन। एक एक चीज का अपना अपना मतलब है, आपको समझना होगा ना, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आई एम देयर, है ना। अभी इस वीडियो का रिक्वायरमेंट इतना, हर वीडियो का एक वो हमें सेट करना पड़ता है ना गोल, तो इस वीडियो का गोल यही है, बट मैं आपको बता दूंगी, है ना। फिर यहाँ पे ओनरशिप कितने तरीके की है, कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। इसका मतलब मैंने बताया, सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप। सोल मतलब अकेले, को ओनरशिप साथ में मिलके। ट्रस्ट ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप, ट्रस्टी वाला आपने देखा होगा। फिर लीगल ओनरशिप और इक्विटेबल ओनरशिप, वेस्टेड ओनरशिप, कंटिजेंट ओनरशिप, ये मैंने आपको पहले थोड़ा बहुत ही बताया। फिर अब्सोल्यूट एंड लिमिटेड, जॉइंट ओनरशिप और ओनरशिप इन कॉमन। अब अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और एक बुक्स किसने लिखी है, ये मैंने बताया, ठीक है। तो ये तो याद ही करना है, इसमें कुछ समझाना नहीं है। स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ किसने लिखा है, रॉस्को पाउंड। वर्ल्ड पोवर्टी और ह्यूमन राइट्स, देखो पोवर्टी और पोग्गे नाम सेम है तो ध्यान रखना। तो वर्ल्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स थॉमस पोग्गे ने लिखा है। राइट्स को सीरियसली लेना है, किसने बोला है, डॉर्किन। पहली बार किसने सीरियस बात करी है इसके अंदर, सीरियस वर्ड, रोनाल्ड डॉर्किन। फिर ये बुक बेंजामिन कॉर्डसो ने दो बुक लिखी, एक तो ग्रोथ ऑफ द लॉ और नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। फिर ए प्रैक्टिकल ट्रिटिसाइज ऑफ आर्किटेक्चरल जूरिस्प्रूडेंस, आर्किटेक्ट की बात करी है किसने, जेम्स एल्म्स। एनाटॉमी ऑफ लॉ किसने बात करी है, लॉनेल फुलर। प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन। फ्राइडमैन ने डिलेमास ऑफ ए लॉ इन द वेलफेयर स्टेट। ये बहुत, इसका टाइटल बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हॉलैंड ने क्या बोला, एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जेरेमी हॉल ने क्या बोला है, फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखो एक जैसी है ये, इनका नाम। बकलैंड ने क्या बोला, सम रिफ्लेक्शन ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ब्रूक ने यहाँ पे मैंने एक थ्योरी बता दी। ब्रूक ने किसका थ्योरी दिया, ग्रेजुअल ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी। ये सब जो वर्क है ना, याद कर लेना, है ना, अपना कुछ कुछ बना लो। फुलर का जैसे आप बना सकते हो, चलो थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आपका। जैसे वर्ल्ड पोवर्टी है तो थॉमस पोग्गे, पीओ पोवर्टी और पोग्गे, याद हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, ये तो याद ही करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं हो सकता है ना, रॉस्को पाउंड। और फिर राइट सीरियसली, यहाँ पे सीरियस बात एक ही ने करी है, वो किसने, डॉर्किन ने, है ना। और उसके बाद आई थिंक रोनाल्डो इज सम प्लेयर, मुझे सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अगर कोई फैन होगा, है ना, आई डोंट नो, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो ना, आई थिंक इज़ वेरी गुड प्लेयर। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता नहीं है, बट अगर हो सकता है तो आप उससे रिलेट कर लेना। फिर कार्डजो ने किसकी बात करी है, कार्डजो। तो यहाँ पे बात करें ग्रोथ ऑफ लॉ और नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, तो कार्डजो ग्रोथ, है ना, तो आप समझ जाना। अब कुछ कुछ अपना रिलेट कर लेना जैसे आपको लगे, है ना, कार्डजो। और फिर उसके बाद आर्किटेक्ट की बात हुई है तो एम्स, नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। एनाटॉमी ऑफ लॉ की बात करें, एनाटॉमी वर्ड बस फुलर ने यूज़ किया है ना। उसके बाद फिर प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन। और मैंने वेलफेयर, डिलेमास ऑफ लॉ इन वेलफेयर स्टेट। होता है ना कि कोई कुछ भी यहाँ पे अच्छा करने आता है तो उसको, उसकी क्या करी जाती है, रोस्टिंग करी जाती है, फ्राई किया जाता है, फ्रीडमैन। तो डिलेमास ऑफ लॉ इन वेलफेयर स्टेट में अच्छाई का जमाना, तो वहाँ पे आप उसको रोस्ट किया जाता है, फ्राई किया जाता है, तो फ्राइड मैन। बहुत बेकार लॉजिक दे रही हूँ बट याद कर लेना। हॉलैंड ने और ये वाला ध्यान रख लेना, हॉलैंड ने क्या दिया, एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स दिया है। हॉल ने क्या, नाम सेम है, हॉल एंड हॉल। तो हॉल में क्या होता है, फाउंडेशन, है ना। जेरेमी हॉल ने क्या दिया, हॉल जो होगा फाउंडेशन होगा। और बहुत अच्छा है, देखो हॉल में क्या होगा, फाउंडेशन, और यहाँ पे हॉलैंड में क्या है, एलिमेंट्स। आप रिलेट करो, है ना, हॉलैंड में एलिमेंट्स और हॉल में क्या है, फाउंडेशन। और बकलैंड का क्या है, रिफ्लेक्शन,
ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ब्रूक ने क्या दिया यहाँ पे, ग्रेजुअल ऑर्गेनिक प्रोसेस थ्योरी। फिर यहाँ पे अब ऑलमोस्ट बस ये लास्ट स्लाइड है ना, अब आपका ये खत्म हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे पर इंक्वेरियम लिखा है। पर इंक्वेरियम मतलब थ्रू लैक ऑफ केयर। जजमेंट जो है ऐसे डिसाइड कर दिया गया है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, जो भी लॉज है उसको इग्नोर करके या बाकी जजमेंट्स को, तो हम क्या बोलते हैं, पर इंक्वेरियम थ्रू लैक ऑफ केयर। फिर यहाँ पे रेशो डिसिडेंडाई, ओबिटर डिक्टा, स्टेयर डिसीजेस, ये सब जान लो। रेशो डिसिडेंडाई क्या होता है, रीजन ऑफ डिसीजन। ये पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोई भी हम डिसीजन देते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है। ओबिटर डिक्टा क्या होता है, ओबिटर डिक्टा होता है कि मतलब केस चल रहा होता है तो उसके बीच में जज कुछ कहता है ना, मतलब उसका कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, बट हम रिफर कर सकते हैं। फिर गुडहार्ट ने क्या बोला है कि ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ फैक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ विच हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। तो ये भी आप याद कर सकते हो, है ना, कि कंक्लूजन डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, गुडहार्ट करके। स्टेयर डिसीजन का डॉक्ट्रिन क्या कहता है कि लेट द डिसीजन स्टैंड इन इट्स राइटफुल प्लेस। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में बताया, दो तरह के प्रेसिडेंट होता है, एक होता है ऑथोरिटेटिव बाइंडिंग और एक होता है परसुएसिव, जो बाइंडिंग नहीं है बट आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैंने बहुत कोशिश करी कि इसका वन लाइनर्स बना पाऊँ, बहुत एग्जॉस्टिव बनाने की कोशिश करी है। आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। कमेंट्स में आप लिखोगे ना तो और ज़्यादा पता चल जाएगा और लोगों को। और इसका नोट्स का मत टेंशन लेना, नोट्स जो है मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, मैं दे दूँगी इसका पीडीएफ, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं और सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा बनाऊँ तो मैं बनाऊँगी, है ना, बट अगर आप लोग लिखोगे तो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लग रही है इसके पीछे, है ना। और अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो ही मैं उस डायरेक्शन में काम करना चाहूँगी, वरना इट्स ओके, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ऑल द वेरी बेस्ट। घबराइए नहीं, और ये जो पढ़ा है इसे कई बार रिवाइज करिए, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।